हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं प्रैक्टिस सेट सीरीज से फिर एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं या जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन समस्त क्वेश्चनों को संकलित करके इस वीडियो में रखने का प्रयास किया गया है, ताकि जब भी आप इस वीडियो को देख करके परीक्षा में जाए तो यहाँ से आपके कोई क्वेश्चन गलत ना होने पाए। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबा करके ऑल का बटन दबा दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाले हर महत्वपूर्ण वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अब वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स, इसे अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो हमें फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी जायसवाल वर्चुअल क्लासेज के नाम से फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी गई है, आप चाहें तो उसको वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यह राज्यसभा से प्रैक्टिस सेट का वीडियो है। इस वीडियो में जितने भी राज्यसभा से विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं या जिन प्रश्नों को पूछे जाने की संभावना है, जिसको बहुत इम्पोर्टेंट है, उन समस्त प्रश्नों को संकलित करके इस वीडियो में रखने का प्रयास किया गया है, ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके और इसको देख करके और इसको सॉल्व करके जब आप परीक्षा में जाएं तो यहाँ से आपके कोई क्वेश्चन गलत ना होने पाए। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संसद में सम्मिलित है लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री, स्पीकर और लोकसभा, राष्ट्रपति, संसद के दोनों सदन। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। फ्रेंड्स, संसद के 3 अंग होते हैं। अगर सदन पूछा जाए तो संसद के 2 सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अगर अंग की बात कहा जाए या भारतीय संसद में कौन सम्मिलित है इसकी बात की जाए तो 3 हो जाएंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इनको मिलाकर के संसद का निर्माण होता है। तो भारतीय संसद में सम्मिलित हैं राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। दोनों सदन का मतलब लोकसभा और राज्यसभा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 1 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? राष्ट्रपति, लोकसभा, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा। तो फ्रेंड्स देखिए, आप समझ गए होंगे, इसका उत्तर हो जाएगा सी, उपराष्ट्रपति। अभी आपको बताया गया कि संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसमें उपराष्ट्रपति सम्मिलित नहीं है, तो हमारा उत्तर यही होगा। प्रश्न यही पूछ रहा है कौन इसका भाग नहीं है, तो उपराष्ट्रपति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी, उपराष्ट्रपति सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स कि भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स या विधानसभा। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा बी, राज्यसभा। संसद के अपर हाउस का मतलब उच्च सदन। लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहते हैं। अब इसी उच्च सदन को अपर हाउस लिख दिया गया, अंग्रेजी में नाम लिख दिया गया है। तो अपर हाउस कौन होगा? राज्यसभा हो जाएगी। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो भारत का नहीं है, ये जो है ब्रिटेन का जो है संसद का जो है उच्च सदन है। ब्रिटेन की संसद की जो 2 सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो ये लॉर्ड्स जो है वो उच्च सदन तो है, अपर हाउस तो है, लेकिन भारत का नहीं है, भारतीय संसद का नहीं है, ये ब्रिटिश की संसद का है। तो ये उत्तर हमारा होगा नहीं, राज्यसभा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी, राज्यसभा सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, संसद का द्वितीय सदन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद। तो फ्रेंड्स देखिए, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को संसद का प्रथम अथवा निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को संसद का द्वितीय अथवा उच्च सदन कहते हैं। तो अगर द्वितीय सदन पूछे तब भी राज्यसभा हमारा उत्तर हो जाएगा, अगर उच्च सदन पूछे तब भी हमारा उत्तर राज्यसभा हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या है? राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 4 का बी, राज्यसभा सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 28 जनवरी 1952 को, 11 फरवरी 1952 को, 19 मार्च 1952 को, 3 अप्रैल 1952 को। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा डी, 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा का सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद गठन जो है वो 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी, 3 अप्रैल 1952 सही है।
क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स कि राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई? 7 अप्रैल 1952, 22 अप्रैल 1952, 13 मई 1952, 29 मई 1952। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, 13 मई 1952। राज्यसभा का गठन तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, लेकिन राज्यसभा की जो पहली बैठक है वो पहली बैठक 13 मई 1952 ईस्वी को हुई थी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 32 वर्ष? तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी, 30 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए पूछा जाए या उपराष्ट्रपति के लिए तो ये होगा 35 वर्ष। तो यहाँ राज्यसभा पूछा है तो हमारा उत्तर हो जाएगा 7 का बी, 30 वर्ष सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, संसद का स्थायी सदन कौन सा होता है? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी, राज्यसभा। संसद का स्थायी सदन जो है वो राज्यसभा है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, 5 साल बाद ये भंग हो जाती है, ये पूरी रूप से इसके सारे सदस्य जो है यहाँ से रिटायर हो जाते हैं और फिर से नए सदस्यों का चुनाव होता है और नई लोकसभा का गठन होता है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होती। इसलिए भंग नहीं होती क्योंकि इसके सारे सदस्य एक साथ रिटायर होते ही नहीं हैं। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल पर रिटायर होते हैं। तो इस तरह से यह सदन कभी पूरी तरह से खाली नहीं होता है, इसलिए इसको जो है संसद का स्थायी सदन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी, राज्यसभा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स कि संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः कौन है? राज्यसभा एवं लोकसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा एवं विधान परिषद, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी, लोकसभा एवं राज्यसभा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा किस क्रम में पूछा है। पूछ रहा है संसद का निम्न सदन, तो पहले हमको निम्न सदन बताना है, इसके बाद उच्च सदन बताना है। तो यहाँ निम्न सदन पहले कौन होता है? लोकसभा। लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा लोकसभा एवं राज्यसभा। यहाँ राज्यसभा और लोकसभा भी दिया है, लेकिन ये तब सही होता जब यहाँ पर देता कि संसद का उच्च सदन और निम्न सदन क्रमशः कौन है। तो इसलिए प्रश्न को ध्यान से आप पढ़िए। यह प्रश्न हमको यह बताता है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्या दिया है, क्योंकि जरा सा भी आप समझने को इधर का उधर किए और उधर का इधर किए तो आपका उत्तर जो है बदल जाएगा। तो इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके तब लगाइए, ठीक है। तो संसद का निम्न सदन और उच्च सदन कौन है? यह हमारा उत्तर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 225, 250, 230, 262। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी, 250। वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है, जिसमें से 238 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से चुन के आएंगे और 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तो प्रश्न पूछ रहा है कि राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम हो सकती है 250। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स कि राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 245, 250, 230, 235। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा ए, 245। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान समय में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इसमें से 233 सदस्य जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं से चुन के आते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये वे सदस्य होते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा की अगर वो अधिकतम संख्या पूछे तो 250, वर्तमान संख्या पूछे तो 245। क्वेश्चन नंबर 11 का ए, 245 सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स कि कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त कितने व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में नामांकित कर सकता है? अथवा
या इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, 8, 12, 10, 15। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी, 12 सदस्य। राष्ट्रपति, अभी हमने ऊपर चर्चा किया कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो ये सदस्य संख्या कितने, सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 का बी, 12 सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स कि राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है, या इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं किसके द्वारा, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, विधानसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, विधानमंडल के सभी सदस्यों के द्वारा, या विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा उत्तर हो जाएगा ए, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है फ्रेंड्स वो राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। अगर केंद्र शासित प्रदेश में भी विधानसभाएं हैं तो वहाँ के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान दिएगा, जो बारीकी है, जो समझने लायक चीज़ है, वो निर्वाचित का ध्यान देना। विधानसभा के सभी सदस्य भी विकल्प में दिया है, तो विधानसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा, सबसे बेस्ट विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यही लोग जो है चाहे राज्य के हों और चाहे केंद्र शासित प्रदेश के हों, यही लोग राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है, संचयी मत पद्धति से, सापेक्ष मत पद्धति से, सूची पद्धति से, या आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणी मत पद्धति से। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा डी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणी मत पद्धति से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आपको बताया भी गया था, ये पढ़ाया गया था कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स कि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व निम्न में से किस बात पर निर्भर करता है, राज्य की जनसंख्या के आधार पर, राज्य का क्षेत्रफल के आधार पर, उपयुक्त दोनों के आधार पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, राज्य की जनसंख्या के आधार पर। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है वो राज्यों के क्षेत्रफल के आधार पर नहीं होता है, बल्कि किसी राज्य की जनसंख्या कितनी है इसके आधार पर होता है। हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का ए जो है राज्य की जनसंख्या सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स कि भारतीय संसद का सचिवालय संसदीय कार्य मंत्री के अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन है, सरकार से स्वतंत्र है, या सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सी, सरकार से स्वतंत्र है। भारतीय संसद का जो सचिवालय है वो किसी मंत्री या राष्ट्रपति के अधीन नहीं है, बल्कि ये सरकार से स्वतंत्र है। तो 16 का सी, सरकार से स्वतंत्र है, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है, 6 महीने तक, 1 महीने तक, 4 महीने तक, या 14 दिन तक। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा डी, 14 दिन तक। अगर कोई धन विधेयक है उसको लोकसभा ने पारित कर दिया है तो राज्यसभा को इसको अधिक से अधिक 14 दिनों तक ही रोकने का अधिकार है। 14 दिन के अंदर अगर चाहे पारित करे या ना पारित करे वो पारित मान लिया जाता है। तो राज्यसभा का अधिकार केवल कितने दिनों तक है, 14 दिनों तक। क्वेश्चन नंबर 17 का डी, 14 दिन सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स कि निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र का एक भी प्रतिनिधि राज्यसभा में नहीं है, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। इनमें से जो तीनों दिए हैं, तीनों केंद्र शासित प्रदेशों से एक भी प्रतिनिधि जो है वो राज्यसभा में नहीं भेजता है। ठीक है, इस केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व जो है वो राज्यसभा में नहीं है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 18 का डी, उपर्युक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड्स कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए
उम्मीदवार को क्या अर्हताएं होनी चाहिए, यानी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति में क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पहला है वह भारत का नागरिक हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, उसकी आयु 30 वर्ष से कम ना हो, उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। आपको बताया भी गया था कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वो पागल या दिवालिया ना हो, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो। तो ये सभी जो यहाँ योग्यताएं लिखी गई हैं सभी राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का डी, उपर्युक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड्स कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 6 वर्ष। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा डी, 6 वर्ष। देखिए फ्रेंड्स राज्यसभा का कार्यकाल अगर पूछे तो उत्तर बदल जाएगा। यहाँ आप ध्यान से देखिएगा क्या प्रश्न पूछ रहा है। राज्यसभा का कार्यकाल पूछे तो उत्तर होगा राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। लेकिन अगर इसके पूछे कि राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है तो राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष होता है। तो प्रश्न वही पूछा है कि राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 20 का डी, 6 वर्ष सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड्स कि राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन है, मंजीत वालिया, नजमा हेपतुल्ला, के गीता या वी.एस. रमा देवी। तो फ्रेंड्स हमारा उत्तर हो जाएगा देखिए वी.एस. रमा देवी। वी.एस. रमा देवी जो है वो राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी राज्यसभा की, ठीक है। लोकसभा की पूछेगा तो उत्तर बदल जाएगा। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी, तो वी.एस. रमा देवी थी। ये 1 जुलाई 1993 से लेकर के 25 जुलाई 1997 तक अपने पद पर रही थी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 21 का डी, वी.एस. रमा देवी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड्स कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होते समय राज्यसभा का सदस्य था, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह या राजीव गांधी। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा ए, इंदिरा गांधी। जब इंदिरा गांधी 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री के पद पर बैठी थी तो उस समय वो राज्यसभा की सदस्य थी। तो प्रश्न पूछ रहा है कि कौन प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होते समय राज्यसभा का सदस्य था, तो वो थी इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 22 का ए, इंदिरा गांधी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड्स कि राज्यसभा को कौन से ऐसे अनन्य अधिकार हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं हैं, यानी ऐसे राज्यसभा को कौन सा अधिकार मिला हुआ है जो केवल राज्यसभा को मिला हुआ है, लोकसभा को नहीं। प्रश्न यह पूछ रहा है। तो देखिए ए है राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, अखिल भारतीय सेवाओं को स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना, उपर्युक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, दोनों अधिकार ऐसे हैं जो कि राज्यसभा को मिले हुए हैं, लोकसभा को नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, और इसको अलग अलग भी पूछता है, एक साथ भी पूछा हुआ है। तो देखिए यहाँ एक साथ दिया है, अनुच्छेद 249 के तहत अगर राज्यसभा जो है किसी विषय को राज्य सूची का विषय घोषित कर देती है, यानी राज्य सूची के किसी विषय को, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है राज्य सरकारों को होता है। लेकिन अगर राज्यसभा ने राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया तो फिर उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवाएं ऐसी सेवाएं होती हैं जो पूरे भारत में काम करती हैं, जैसे आईएएस है, आईपीएस है, तो ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं। नई अखिल भारतीय सेवाओं को स्थापित करने का अधिकार जो है वो संघ सरकार को कौन देता है, वो राज्यसभा देती है। राज्यसभा के द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही सरकार जो है नई अखिल भारतीय सेवाओं को स्थापित कर सकती है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सी, उपर्युक्त दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सी, उपर्युक्त दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है, राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना, एक नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन हेतु संशोधित करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड देखिए आप समझ ही गए होंगे, इसका उत्तर हो जाएगा सी, एक नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करने हेतु संस्तुति प्रदान करना। फ्रेंड्स देखिए ये अधिकार ऐसे हैं जो अनन्य का मतलब होता है जो केवल राज्यसभा को मिले हुए हैं, लोकसभा को नहीं। यही एक अधिकार ऐसे हैं, अभी ऊपर चर्चा भी हुई,
जो केवल राज्यसभा को मिली हुई है, लोकसभा को नहीं। राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने का जो महाभियोग प्रस्ताव है वो संसद के दोनों सदनों में से किसी में आ सकता है, तो इस पर दोनों को बराबर अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने के लिए जो सिद्ध कदाचार और असमर्थता का प्रस्ताव पेश होता है वो दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पेश हो सकता है, इसमें दोनों को बराबर अधिकार हैं। लेकिन नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करने का अधिकार केवल राज्यसभा को है, लोकसभा को नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रेंड्स कि राष्ट्र हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर दिया जाए, लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए, राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए, या राज्यसभा के द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर लिया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा उत्तर हो जाएगा 25 का डी। राज्यसभा द्वारा उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यदि कोई प्रस्ताव पारित कर लिया जाता है कि यह राज्य सूची का विषय जो है राष्ट्रीय महत्व का है, इस पर संसद कानून बनाए, तो उस विषय पर संसद कानून बनाने का अधिकार हो जाता है। प्रश्न वही पूछा है फ्रेंड्स कि राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है, यानी कि राष्ट्रहित के लिए भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। ऐसा शक्ति उसको मिल जाता है। कब मिल जाता है? यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित कर देती है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का डी फ्रेंड्स सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, वह व्यक्ति जो इस पद के लिए चुना जाता है, भारत के राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा बी, भारत के उपराष्ट्रपति। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यहाँ अध्यक्ष लिखा है, सभापति सही वर्ड होगा, लेकिन अध्यक्ष का तात्पर्य आप सभापति ही समझिए। तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका मतलब कि जो उपराष्ट्रपति के पद पर बैठता है वो राज्यसभा का सभापति अपने आप हो जाता है। राज्यसभा के सभापति का चुनाव नहीं होता है, उपसभापति का चुनाव होगा, लेकिन सभापति का चुनाव नहीं होता है। उपराष्ट्रपति ही सभापति के रूप में कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है फ्रेंड्स कि राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यानी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इस पर विचार करना है, कूट से इसका उत्तर चुनना है। तो देखिए, पहला है उम्र जो है कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, ये तो सही है। देखिए ये सही है। जहाँ से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। यानी प्रश्न कर रहा है कि जहाँ से कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाह रहा है वहाँ की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, तो ये गलत है। राज्यसभा का चुनाव व्यक्ति भारत के किसी भी राज्य से किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से लड़ सकता है। हाँ, उसे केवल भारत के किसी भी राज्य के मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। यानी वो भारत के किसी भी राज्य का मतदाता हो, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वह उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में हो। उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति है जहाँ की इसका वोटर लिस्ट में नाम है उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो चाहे तो महाराष्ट्र में जाकर के वहाँ से राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो ये गलत है। राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए, तो ये सही है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 3। 1 और 3 कहाँ है? तो सी में है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सी 1 और 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है फ्रेंड्स, किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? यानी कि कौन से सदन की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्षता कौन करता है? सभापति। सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ये उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो यही प्रश्न पूछ रहा है कि सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा का
क्वेश्चन नंबर 28 का बी राज्यसभा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है फ्रेंड्स कि राज्यसभा में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, इसके सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है, भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, पूछा है कौन सा एक सही है, तो हमारा उत्तर ए हो जाएगा, राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होती है। इसको छोड़कर के बाकी तीनों गलत हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा के सदस्य यथाशीघ्र अपने सभापति को चुनते हैं, तो राज्यसभा के सभापति का चुनाव नहीं होता है। भारत का महान्यायवादी राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है, उसको राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से कहीं भी बोलने का अधिकार है। ठीक है, तो ये तीनों गलत हैं, बाकी ए वाला ही सही है, तो हमारा उत्तर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है फ्रेंड्स कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 6 वर्ष, राज्यसभा एक स्थायी सदन है 4 वर्ष। तो फ्रेंड देखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा सी, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ऊपर चर्चा भी हुई कि अगर राज्यसभा का कार्यकाल पूछे तो आपको वर्षों में नहीं बताना है, राज्यसभा का कार्यकाल पूछे तो उत्तर ये होगा, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। लेकिन अगर पूछे कि राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तब हमारा उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष। तो यहाँ राज्यसभा कार्यकाल वो पूछा है, तो हमारा उत्तर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है फ्रेंड्स कि राज्यसभा के 2 पदाधिकारी कौन से होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड देखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा बी, सभापति और उपसभापति। राज्यसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, एक को हम सभापति और दूसरे को हम उपसभापति कहते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है वो लोकसभा के पदाधिकारी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का बी, सभापति और उपसभापति सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय से संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 249। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 249। बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है और कई बार आप देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे तक किसी न किसी रूप में ये क्वेश्चन, यह अनुच्छेद आ रहा है। तो आप इसको देख लीजिएगा। अनुच्छेद 249 ये कहता है, यह शक्ति प्रदान करता है राज्यसभा को कि वह जो है राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में कानून बनाने की शक्ति जो है संसद को दे सकता है। अगर राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का डी, अनुच्छेद 249 सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है। यानी चौथी अनुसूची में क्या है, इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है, इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं, इसमें जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप समझ रहे होंगे, इसका उत्तर हो जाएगा डी, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। चौथी अनुसूची में यह बताया गया किस राज्य से कितने लोग जो है राज्यसभा में जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 33 का डी, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, गुजरात तथा राजस्थान, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु। तो फ्रेंड देखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश और गुजरात। इसमें प्रश्न भी ये पूछ रहा है फ्रेंड्स कि जो 2-2 राज्य का जोड़ा दिया है, इसमें से कौन जोड़ा ऐसा है जहां से एक समान संख्या में राज्यसभा में प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश और गुजरात इसमें सही होगा। आंध्र प्रदेश से भी 11 लोग चुन के जाते हैं और गुजरात से भी 11 लोग चुन करके राज्यसभा में जाते हैं। तमिलनाडु से 8 लोग, राजस्थान से 10 लोग और महाराष्ट्र से 19 लोग जाते हैं। यानी कि और कोई जोड़ा मिलेगा नहीं। आंध्र प्रदेश से 11 गए, तो तमिलनाडु से कितने आते हैं 8, ये नहीं मिल रहा है। गुजरात से
11 आते हैं और राजस्थान से कितने आते हैं 10, तो ये जोड़ा भी नहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र से 19 जाते हैं और तमिलनाडु से जो है कितने आते हैं 8, तो ये जोड़ा भी नहीं मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के ये वाला मिल रहा है आंध्र प्रदेश से 11, गुजरात से 11, तो हमारा उत्तर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है फ्रेंड्स, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, आजीवन। अब देखिए ये प्रश्न ऊपर आ गया था, वहाँ प्रश्न पूछा था राज्यसभा के इस सदस्य का कार्यकाल होता है, और यहाँ उसी प्रश्न को दूसरे टाइप से पूछ लिया है कि राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं, तो हमारा उत्तर वही होगा सी 6 वर्ष के लिए। अगर फ्रेंड्स आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है राज्यसभा को, तो फिर आपको क्वेश्चन कहीं से पूछे आपको दिक्कत नहीं होगी, इसलिए कॉन्सेप्ट पर अपनी पकड़ आप बनाएं। क्वेश्चन नंबर 35 का सी 6 वर्ष के लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है फ्रेंड्स कि नीचे कुछ राज्यों तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई है, उनमें से कौन सुमेलित नहीं है, यानी इसमें से कौन सी गलत है। ठीक है, मध्य प्रदेश से राज्यसभा में 16 लोग चुने जाते हैं, महाराष्ट्र से 19 लोग, तमिलनाडु से 18 लोग, पश्चिम बंगाल से 16 लोग। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा ए मध्य प्रदेश। यहाँ फ्रेंड्स मध्य प्रदेश से 16 लोग लिखा है, जबकि गलत है, मध्य प्रदेश से 11 लोग चुनकर जाते हैं, बाकी सभी जो है वो सही हैं। महाराष्ट्र से 19 लोग, तमिलनाडु से 18 और पश्चिम बंगाल से 16 प्रतिनिधि जो है चुन करके वो राज्यसभा के लिए जाते हैं। तो हमारा उत्तर जो है ए सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किए जाने के संबंध में उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन से, अमेरिका से, जापान से, आयरलैंड से। तो फ्रेंड्स देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 का डी जो है वो आयरलैंड सही होगा। आयरलैंड के संविधान में ये व्यवस्था है कि वहाँ जो है उस सदन में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, तो वही व्यवस्था जो है आयरलैंड से भारत में भी ले लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का डी आयरलैंड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस राज्य से या राज्यसभा के लिए सबसे कम सदस्य निर्वाचित होते हैं, यानी इसमें जो विकल्प दिया है कह रहा है कि इसमें से किस राज्य से राज्यसभा के लिए सबसे कम सदस्य निर्वाचित होते हैं? झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा डी हिमाचल प्रदेश। फ्रेंड्स झारखंड से 6 सदस्य, छत्तीसगढ़ से 5 सदस्य, जम्मू कश्मीर से 4 सदस्य और हिमाचल प्रदेश से 3 सदस्य का निर्वाचन जो है वो राज्यसभा के लिए होता है। तो सबसे कम सदस्य संख्या जो है वो हिमाचल प्रदेश से है, 3 है, तो यही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड देखिए इस तरह के सवाल अगर आप चाहते हैं कि गलत ना हो, तो इसके लिए आपको किसी भी तरह से आप एक सूत्र बनाइए, या किसी भी तरह से आप जितने राज्यसभा में मेंबर जिस राज्य से जाते हैं उनको आप याद कर लीजिए। केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ कहाँ से जाते हैं उसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि टीजीटी में तो एक आध क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछेगा, लेकिन पीजीटी के अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी रखता है। तो इसलिए आप जितने एक समान संख्या वाले राज्य हैं उनकी आप एक सूची बना लीजिए, या किसी भी तरह से जैसे भी आप याद कर सकें वैसे ही 28 राज्य से याद कर लीजिए कि किस राज्य से कितने मेंबर राज्यसभा में जाते हैं, किस राज्य से कितने मेंबर लोकसभा में जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से कितने जाते हैं, किस राज्य से किस केंद्र शासित प्रदेश से लोकसभा या राज्यसभा में कितने लोग जाते हैं। इन सब को जब आप रट के रखे रहेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, अन्यथा इस तरह के क्वेश्चन में आप परेशान होते रहेंगे। तो अच्छा होगा कि धीरे धीरे आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक आध क्वेश्चन कहीं ना कहीं फंसा आपको देगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 का डी हिमाचल प्रदेश सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है फ्रेंड्स कि यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है, संसद भंग हो जाती है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, उपर्युक्त में से कुछ नहीं होता है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा डी उपर्युक्त में से कुछ नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स सरकार को राज्यसभा हटाने का अधिकार नहीं है। अगर सरकार जो है लोकसभा में पराजित होती है या लोकसभा सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर देती है, तभी जो है सरकार जाएगी, तभी प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, अन्यथा राज्यसभा में पराजित होने
या राज्यसभा में कोई प्रस्ताव सरकार का गिर गया है या राज्यसभा में कोई विधेयक गिर गया है तो इसके लिए सरकार को त्यागपत्र देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ उपर्युक्त में से कुछ नहीं होगा, राज्यसभा में पराजित होने से कुछ नहीं होगा सरकार को। ठीक है, तो 39 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आती है। एकांतिक मतलब ऐसी शक्ति जो केवल राज्यसभा को मिली हुई है। नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का, आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, अपने सभापति को अपदस्थ करना। तो देखिए फ्रेंड्स, आप समझ ही रहे होंगे, इसका उत्तर हो जाएगा ए, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। ये क्वेश्चन कई रूपों में देख रहे हैं आप, ऊपर से नीचे तक कई तरह से जो है ये क्वेश्चन बना बना करके नए रूप में आपके सामने पेश कर रहा है। तो यहाँ भी पूछा हुआ है कि राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन आता है, तो उत्तर ए हो जाएगा, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। क्वेश्चन नंबर 40 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है फ्रेंड्स, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग होती ही नहीं है। आपको ऊपर ही बताया गया कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। तो यहाँ प्रश्न आपको केवल घुमा रहा है, आप अगर जान रहे हैं तो गलत नहीं करेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 का डी सही है। तो फ्रेंड्स इसी प्रश्न के साथ यह वीडियो को यहीं पर रोक दिया जाता है। इसके आगे के शेष जो क्वेश्चन हैं उसको हम लोग राज्यसभा पार्ट 2 में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। इसको दृष्टिगत रखते हुए 41 क्वेश्चन तक फ्रेंड्स हम लोग इस पार्ट में देख लेंगे, और 42 क्वेश्चन से लेकर के 82 क्वेश्चन तक हम लोग राज्यसभा पार्ट 2 में देखेंगे। क्या आप टीजीटी सामाजिक विज्ञान, पीजीटी सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस से नेट जीआरएफ की तैयारी करना चाह रहे हैं? तो बिना देरी किए हुए प्ले स्टोर पर जाइए और जायसवाल वर्चुअल क्लासेज के ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में जाकर के टाइप कीजिए जायसवाल वर्चुअल क्लासेज और सर्च कीजिए। आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के सामने आएगा और वहाँ जायसवाल वर्चुअल क्लासेज का आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा। उस पर क्लिक कीजिए और लोगो सहित जायसवाल वर्चुअल क्लासेज लिखा हुआ कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप इंस्टॉल का बटन दबा दीजिए। इंस्टॉल होने के बाद ओपन का बटन दबाएंगे तो जायसवाल वर्चुअल क्लासेज का ऐप खुल जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर और कुछ परमिशन मांगा जाएगा। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डाल के परमिशन देते हैं ऐप चालू हो जाएगा और सारी सूचनाएं यहीं पर मिल जाएंगी। तो बिना देरी किए हुए फ्रेंड्स ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो इसी के साथ फ्रेंड्स यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह से प्रैक्टिस सेट सीरीज की वीडियो आते रहें और आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहें, तो इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, उन्हें इस चैनल के बारे में बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।